टैक्सी ने रोहन को एक ऐसी सड़क पर छोड़ दिया जहां लाखों जिंदगियां बसती थीं, लेकिन वो घर खुद एक खामोशी का साया लगता था। ये एक पुरानी इमारत थी, ईंट और प्लास्टर का एक ढांचा जो थक कर अपने पड़ोसियों पर झुका हुआ था। मिस्टर घोष, एक आदमी जो उस घर जितना ही पुराना लगता था, ने एक ऐसी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया जो उसकी खोखली आंखों तक नहीं पहुंची। किराया हर महीने की पहली तारीख को देना होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ फर्श पर सरकते सूखे पत्तों जैसी थी। मैं खुद लेने आऊँगा। रोहन ने अपनी पहली रात उस अजीब घर में गुजारी। फर्श के तख्ते ऐसे चरमराए जैसे कोई अनजान कदम चल रहे हों, और दीवारों की दरारों से सरसराहट की आवाज़ें आ रही थीं। उसने इसे एक पुरानी इमारत की आम आवाज़ें समझकर अनदेखा कर दिया। उसने सोचा, इतना पुराना घर है, ऐसी आवाज़ें तो आएंगी ही। अगले कुछ दिन बीते, लेकिन घर में अजीब एहसास पड़ता गया। रोहन को हमेशा लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। कमरे के कुछ हिस्सों में अचानक ठंडक बढ़ जाती, भले ही बाहर गर्मी हो। वो अपने काम से ध्यान हटाने की कोशिश करता, लेकिन वो अनजान डर उसके दिल में बैठ गया था। महीने की पहली तारीख आ गई। आधी रात को उसके दरवाजे पर एक तेज दस्तक ने उसे गहरी नींद से जगा दिया। वो मिस्टर घोष था। वो पहले से भी ज़्यादा दुबला लग रहा था। उसकी खाल उसके गालों की हड्डियों पर खिंची हुई थी और उसकी आंखें जैसे और अंदर धंस गई थीं। उसने एक हड्डियों जैसे हाथ से किराए के पैसे लिए जो छूने में बिल्कुल ठंडा था। उस मुलाकात के बाद रोहन बेचैन हो गया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद वो बीमार हैं इसलिए इतने अजीब लग रहे थे, लेकिन उस ठंडे स्पर्श का एहसास उसके जहन से नहीं जा रहा था। घर अब पहले से भी ज़्यादा सर्द और अनजान लगने लगा था। अब घर में फुसफुसाहट की आवाज़ें शुरू हो गई थीं। वो हल्की दर्द भरी आवाज़ें थीं, जैसे कोई रो रहा हो। रोहन उन शब्दों को समझ नहीं पाता था, लेकिन उन आवाज़ों से उसकी नींद हराम हो गई थी। उसे अजीब और डरावने सपने आने लगे। दूसरे महीने की पहली तारीख को दस्तक फिर से हुई, इस बार ज़्यादा तेज़ और ज़िद्दी। जब रोहन ने दरवाज़ा खोला तो मुरझाए हुए फूलों की एक मीठी अजीब सी महक अंदर आ गई। मिस्टर घोष वहाँ खड़ा था। उसकी खाल अब भूरे और पीले रंग की हो चुकी थी। उसके कुर्ते के कॉलर पर एक गहरा दाग दिख रहा था। जब मिस्टर घोष मुड़कर जाने लगा तो रोहन की नज़र नीचे गई और उसने वो देखा। मकान मालिक के फटी हुई चप्पलों और धूल भरे फर्श के बीच एक हल्की सी खाली जगह थी। उसके पैर ज़मीन को नहीं छू रहे थे। रोहन का डर अब दहशत में बदल गया था। वो दिन में घर से बाहर रहता और सिर्फ रात को सोने के लिए आता। शहर की भीड़ में वो इस घर की खौफनाक खामोशी को भुलाने की कोशिश करता, लेकिन हर रात उसे उसी डरावने एहसास का सामना करना पड़ता। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर कोने की पान की दुकान पर बैठे बुजुर्ग से अपने मकान मालिक के बारे में पूछने का फैसला किया। दुकानदार ने पहले तो उसे अजीब नज़रों से देखा और बात को टालना चाहा। कौन घोष बाबू? उसने अनजान बनते हुए कहा। रोहन के बार बार पूछने पर दुकानदार की आंखें फैल गईं। घोष बाबू? लेकिन उन्हें तो गुजरे हुए सालों हो गए। उन्होंने उसी कमरे में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली थी जिसमें तुम रहते हो। बड़ी दुख की बात थी। दुनिया रोहन के लिए घूम गई और उसके फेफड़ों में हवा बर्फ बन गई। रोहन को यकीन नहीं हुआ। वो सोचना चाहता था कि ये सब एक मजाक है, एक अफवाह है। वो वापस घर आया और सबूत ढूंढने लगा, कुछ ऐसा जो दुकानदार की बात को झूठा साबित कर दे। उसने पुराने दराज और अलमारियां खंगाल डाली। उसे कुछ नहीं मिला। उम्मीद हार कर उसने अपने फ़ोन पर सर्च किया। उसे एक पुराने अखबार की खबर मिली जिसमें घोष बाबू की खुदकुशी की पूरी कहानी थी, तस्वीर के साथ। डर अब एक ऐसी हकीकत बन चुका था जिससे वो भाग नहीं सकता था। उसने घर छोड़ने की कोशिश की। उसने दूसरे कमरे ढूंढे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। शहर ने उसे निगल लिया था और ये घर उसकी कैद बन गया था। वो फंस चुका था, एक जिंदा लाश के साथ। तीसरे महीने की पहली तारीख नज़दीक आ रही थी। रोहन ने दरवाजे के आगे अपनी हल्की फुल्की फर्नीचर लगा दी, एक कमज़ोर सी रुकावट। वो जानता था कि ये बेकार है, लेकिन कुछ ना करने से बेहतर था। दस्तक हुई, इस बार कमज़ोर, जैसे कोई सूखी चीज़ दरवाजे को खुरच रही हो। रोहन ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो अपनी बनाई हुई रुकावट के पीछे सांस रोक के बैठा रहा, उम्मीद करता रहा कि वो चला जाएगा। दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। चरमराते हुए जो चीज़ अंदर आई वो एक कब्र से निकला हुआ मंजर था। मिस्टर घोष का शरीर अब गल रहा था। उसके चेहरे से खाल के टुकड़े झड़ गए थे, जिसके नीचे पीली हड्डी दिख रही थी। एक आंख सफ़ेद हो चुकी थी।
सड़न की बदबू एक हमले जैसी थी। किराया, उस चीज़ ने कुर्राते हुए कहा। एक गीली खनखना की आवाज़ उसके सीने के अंदर से आ रही थी। रोहन डर से जम गया था। वो हिल नहीं सकता था, चिल्ला नहीं सकता था। एक रात रोहन की नींद एक ऐसी चीख से टूटी जो उसके गले में ही फंस गई। खिड़की से आ रही चांदनी में उसने उसे देखा। मिस्टर घोष का भूत छत के पंखे से लटका हुआ, उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ी हुई, उसका शरीर एक ऐसी हवा में धीरे धीरे झूल रहा था जो वहाँ थी ही नहीं। चौथी बार वो दस्तक देकर नहीं आया। हॉलवे से एक धीमी गीली घसीटने की आवाज़ आई। रोहन अपनी रुकावट के पीछे छिपा हुआ दहशत से देख रहा था। जो चीज़ अंदर आई वो इंसानी शरीर का एक मजाक था। वो अब आदमी से ज़्यादा एक ढांचा था जिस पर एक फटे हुए कुर्ते के चीथड़े लटके हुए थे। एक बाजू सिर्फ नंगी हड्डी थी। उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक हड्डियों वाली उंगली उठाई और सीधे रोहन की तरफ इशारा किया। उसकी खाली आंखें जैसे अनंत लालच से भरी हों। रोहन के अंदर कुछ टूट गया। डर गायब नहीं हुआ, लेकिन उस पर एक गुस्से की आग हावी हो गई। वो इस चीज़ का हमेशा के लिए किराएदार बनकर नहीं रहेगा। उसने फैसला किया कि वो लड़ेगा। उसने घर के स्टोर रूम की गंदगी में कुछ ढूंढा जब तक कि उसे वो चीज़ नहीं मिल गई, एक जंग लगा हुआ कैन जिससे अभी भी मिट्टी के तेल की तेज़ गंध आ रही थी। उसके दिमाग में एक प्लान बना, साफ और ठंडा। वो किराया आखिरी बार देगा। 5वें महीने की पहली तारीख को घसीटने की आवाज़ लौटी। जो प्राणी सामने आया वो हड्डियों और कब्र के कपड़ों का एक ढेर था। रोहन अपनी जगह खड़ा रहा। एक हाथ में उसने किराए के नोट पकड़े हुए थे, दूसरे हाथ में एक जलती हुई माचिस। ये लो अपना किराया, वो चीखा। उसने पैसे उस भूत की तरफ उछाल दिए। जैसे ही हड्डियों वाले पंजे गिरते हुए नोटों की तरफ बढ़े, रोहन ने मिट्टी के तिल का खुला कैन उस प्राणी और गलियारे की सूखी लकड़ी पर फेंक दिया। फिर उसने माचिस फेंक दी। दुनिया आग के शोर में डूब गई। एक पतली अजीब सी चीख आग की लपटों में गुम हो गई। रोहन मुड़ा और उस जलते हुए घर से बाहर निकल गया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।